हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, ऐसा हो सकता है आपको ये लो क्वालिटी वीडियो लगे, पर विश्वास करिए ये आपके बहुत काम की होने वाली है। अब जैसा आप सब जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा समय नहीं है। आज से 25 दिन के बाद लगभग आपका एग्ज़ाम है। पर ये जो 25 से 30 दिन होते हैं लास्ट के, विश्वास करिए कि ये एक ऐसा समय होता है जिसमें अगर आपकी तैयारी को सही दिशा मिल गई, आपको सही गाइडेंस मिल गया, तो आप 270-80 जहाँ पर आपके नंबर बनने होंगे वो बन जाएंगे 320 और 330। वहीं अगर इस टाइम आपको अगर सही गाइडेंस नहीं मिला, आपकी तैयारी को सही दिशा नहीं मिली, तो अगर आपके 320 325 भी आ रहे होंगे तो वो भी 270 290 पर ही अटक जाएंगे। तो आज हम इसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि लास्ट के 25 से 30 दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए। ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये मेरे मार्क्स हैं। मैंने 338 मार्क्स अचीव करे थे यूपीएसआई में 2021 में जो एग्ज़ाम हुआ था। तो मैं यही आपको बताने वाला हूँ कि आप भी इसे कैसे अचीव कर सकते हैं, क्योंकि इस बार तो वैसे भी हो सकता है कट ऑफ थोड़ी सी ज़्यादा जाए, क्योंकि वैकेंसी पिछली बार से कम है। तो इसलिए आपको एक अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। बिना एक अच्छे स्कोर के आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इस बार आपको एक नौकरी मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। ये आपके लिए मैंने सारी चीज़ें लिख के रख ली हैं ताकि कोई भी पॉइंट छूटे ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस की, जी के जीएस की। अभी तक जिन्होंने भी अच्छे से तैयारी करी होगी मेहनत करके, उन्होंने अभी तक जीएस में जो पॉलिटी आती है और बीएनएस और अधिनियम वगैरह अच्छे से पढ़ लिए होंगे। अगर आपने नहीं पढ़े हैं अभी तक, तो मैं बता दूं कि अब आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है। अगर आपको अभी लगता है कि मेरे मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, मॉक टेस्ट में इतने ज़्यादा क्वेश्चन मैं प्रैक्टिस करते टाइम नहीं सही कर पाता हूँ पॉलिटी के, तो आप दो चीज़ें कर सकते हैं। उनमें से कोई भी एक आप कर लेना। या तो आप लूसेंट को पढ़ लीजिए। लूसेंट में मैंने भी लूसेंट से ही पॉलिटी करी थी। बहुत लूसेंट में बहुत अच्छे तरीके से दी गई है और इससे ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाता। अगर आपको ये नहीं करना, आपको ये थोड़ा लेंदी लगती है, हालांकि शुरुआत में लेंदी लगती है, जब आप इसे पहली बार पढ़ते हैं उसके बाद ये जब आप रिवाइज करते हैं तो आराम से रिवाइज भी हो जाती है और अच्छे से याद भी हो जाती है। इसके अलावा आप दूसरा काम क्या कर सकते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि आरडब्ल्यू वाले लास्ट में गागर में सागर नाम से मैराथन वगैरह चलाते हैं। तो आपको एक सर हैं दिग्विजय सर की जो है पॉलिटी क्लासेस हैं, वो लास्ट में पूरी मैराथन आपको करनी है। अच्छे से समझिए कि वो करनी है और उसके बाद अच्छे से उसे याद करना है। तो देखेंगे कि आप ज़्यादातर क्वेश्चन आपके उसी में से आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बीएनएस की, मूल विधि की। दोस्तों, मैंने मूल विधि में बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया था। मैंने मूल विधि के बस मेन इंपॉर्टेंट, जैसे आईपीसी सीआरपीसी कब लागू हुई, कौन से मेन इसके 308 क्या है, 310 क्या, मतलब मेन जो इसके अनुच्छेद थे, मैंने बस वही याद करे थे। अगर आपने मूल विधि अभी तक कर लिए तो उसे अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं करिए तो आप यही करिए कि जो भी उसके कोई भी एक वीडियो लीजिए। जैसे या तो आप मैराथन कर सकते हैं, मैराथन से भी आराम से हो जाएगी। बीएनएस इतना बड़ा है ये मूल विधि कि आप इसमें चाहकर भी इसे पूरी तरीके से अच्छे से याद नहीं कर सकते। इसलिए अगर आपने कर ली है तो अच्छे से उसे रिवाइज कर लीजिए। अगर नहीं करिए तो आप सबसे अच्छी चीज़ है अभी कि इसके लिए एक मैराथन कर लीजिए, जो लास्ट में शायद आरडब्ल्यू वाले इसे कराएंगे भी। अब बात कर लेते हैं अधिनियम की। अधिनियम के लिए भी आपको यही करना है कि इंपॉर्टेंट याद कर लेने, बाकी छोड़ देने हैं। एक दो क्वेश्चन आते हैं वो भी इंपॉर्टेंट ही आएंगे, आप उन्हें ही कर लीजिए, बहुत इतना ही। अब बात करें बाकी, अगर जैसे हिस्ट्री है, साइंस है, ज्योग्राफी है, ये सब चीज़ें कहाँ से करें। ये सब चीज़ें अगर आपने कर ली हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसका बहुत अच्छे से रिवीजन करिए बार बार। अगर नहीं करिए तो मैं फिर से वही कहूँगा कि इनके लिए भी मैराथन को आप प्रेफर कर सकते हैं। मैंने लास्ट में जाते हुए मैराथन ही करी थी ज़्यादातर। जैसे हिस्ट्री है, अब साइंस है, इनमें से एक एक दो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मुझे सबसे बेस्ट यही लगा कि मैं इनमें समय न देकर ज़्यादा अपना समय पॉलिटी में दूँ, पॉलिटी की प्रैक्टिस में दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा उसके क्वेश्चन लगाऊँ। और बाकी की चीज़ों के मैंने थोड़ा थोड़ा मैराथन से कर लिए थे, बाकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ली थी। तो इस तरीके से आप जीएस को कर सकते हैं। अब करंट अफेयर की बात करें, अगर जीएस में करंट अफेयर के लिए आप एक कुमार गौरव सर हैं यूट्यूब पे, उनकी करंट अफेयर कर लेना, लास्ट के 6 महीने की एटलीस्ट कर लेना, इतना इनफ है करंट अफेयर के लिए। बाकी अब बात करते हैं दोस्तों मैथ्स और रीजनिंग की। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट हैं जो बहुत स्कोरिंग होते हैं। अभी तक आपने मैथ्स और रीजनिंग अच्छे से कर लिए होंगे मुझे लगता है, क्योंकि अब तो बहुत ज़्यादा समय गुजर चुका है। अगर आपने अभी भी नहीं करें, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको क्या करना है कि एक मॉक टेस्ट तो आप लगाएंगे ही पर डे, उसे लगाते रहिए, लेकिन साथ ही एक मैथ और रीजनिंग का एक प्रैक्टिस सेट और आपको लगाना है। सबसे बड़ी चीज़ रीजनिंग में तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि आपको दिक्कत किस सब्जेक्ट में आ रही है। जैसे ज़्यादातर बच्चों को दिक्कत आती है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में, सीरीज वाले में, और कोडिंग डिकोडिंग वाले, मशीन इनपुट आउटपुट, इनमें दिक्कत आती है। तो आपको इनकी अलग से प्रैक्टिस करनी है। जैसे आप पिनाकल की बुक ले सकते हैं या कोई और भी ऐसी बुक जिसमें 50 60 100 क्वेश्चन एक ही चैप्टर से हों। आप चैप्टर वाइज इनकी प्रैक्टिस करिए, आप देखेंगे कि बहुत हद तक सुधार हो रहा है। और सेक्शनल टेस्ट भी इसके लगाने हैं बीच बीच में, ताकि आपकी टाइमिंग बढ़े और एक्यूरेसी बढ़े। इसके लिए सेक्शनल टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं। ऐसे ही आपको मैथ्स में करना है।
है मैथ्स में, तो सेक्शनल टेस्ट डेली एक तो आपको लगा के ही चलना है। मेरे 40 में से 39 क्वेश्चन ठीक थे, उसका कारण यही था। एक क्वेश्चन भी मेरे से इसलिए मिस्टेक से गलत हुआ था, उसमें एक LCM SCF का एक स्टेप आगे का पूछा था क्वेश्चन, लेकिन मैंने एक स्टेप पीछे तक ही निकाल के वो आंसर क्लिक कर दिया। तो इसलिए आपको सेक्शनल टेस्ट जरूर लगाने हैं। मेरे रीजनिंग में 38 सही थे 40 में से, उसका कारण यही था कि मैंने मॉक टेस्ट के अलावा डेली एक सेक्शनल टेस्ट भी लगाया था। रीजनिंग का आप कोशिश कर सकते हैं कि जैसे आपने चैप्टर वाइज चीज़ें करी तो आप एक दिन छोड़ के एक दिन या 2 दिन या 3 दिन में एक भी लगा सकते हैं, लेकिन मैथ्स का आपको डेली लगाना और PYQs पे स्टिक रहना। PYQs से बाहर कुछ भी नहीं आता है। CGL के लगाइए, CHSL के लगाइए, जहाँ से आपको लगाने PYQs उन्हें अच्छे से करिए। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हिंदी की। हिंदी में आपको क्या करना है? हिंदी में 2 चीज़ें हैं। एक तो अगर आपकी हिंदी अभी ठीक आ रही है, अगर अच्छे नंबर आ रहे हैं, आपको समझ में आ रही है हिंदी, तो बहुत अच्छी बात है। जो भी आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवीजन करिए। जो भी आपके टीचर ने कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाए हैं अच्छे से उन्हें करिए। बाकी आपको अगर लगता है कि मेरी हिंदी अभी ठीक से नहीं हुई है, मेरे हिंदी में मार्क्स कम आ रहे हैं, तो एक नवीन सर की वीडियो है, उन्होंने UPSI 2021 के टाइम पर कराई थी, 12 घंटे की वीडियो। अगर आप केवल उसे कर लेते हैं और अच्छे से कर लेते हैं, उसे याद भी करना है, अच्छे से करके और उसे याद कर लेते हैं, तो समझिए आपकी हिंदी बहुत अच्छी हो जाएगी। बस इतना मात्र करने से। बाकी आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी ऐसा कर सकते हैं, आपकी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। या तो आप कोशिश कर सकते हैं कि जैसे उन्होंने पुराने प्रैक्टिस सेट भी कराए हुए हैं नवीन सर ने। नवीन सर हिंदी के बहुत ही ज़्यादा बेस्ट टीचर हैं, वन ऑफ द बेस्ट टीचर हैं यूट्यूब पे। आप उनके पुराने प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। ऐसा मत सोचिएगा कि वो पुराने हैं, वो उस टाइम पे भी बहुत अपर लेवल के कराए थे उन्होंने, तो इसलिए आप उनके प्रैक्टिस सेट पुराने कर सकते हैं। या फिर अभी जिस सर के आपको समझ में आते हो किसी के, उनके कर लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट अगर आप कर लेंगे तो आपकी हिंदी को कोई नहीं रोक सकता है। तो दोस्तों अब इन चारों सब्जेक्ट की बात हो गई। अब कोई भी आपका डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। बाकी अब मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दे रहा हूँ जो इन चीज़ों से अलग होती हैं, लेकिन वो एग्जाम को अच्छे अंक आपको पाने हैं तो वो बहुत ज़रूरी होती हैं। जैसे कि पहली चीज़ क्या है कि इसमें एग्जाम में UPSI के में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसलिए आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, एक क्वेश्चन भी आपको छोड़ना नहीं है। ज़्यादातर लोग तो सारे ही अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो सारे अटेम्प्ट नहीं करते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान रखना कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। दूसरी चीज़ क्या है, मॉक टेस्ट। अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट लगा लिए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन जो ये 25 दिन बचे हैं इनमें कम से कम आपको अभी भी 20 मॉक टेस्ट जरूर लगाने हैं। मॉक टेस्ट लगाने का फ़ायदा आपको एग्जाम में पता चलेगा कितने ज़रूरी होते हैं मॉक टेस्ट लगाते टाइम। लेकिन ध्यान क्या रखना है आपको दोस्तों, एक चीज़ ध्यान रखना कि जो नॉलेज होती है और जब आप एग्जाम में बैठते हैं और एग्जाम देना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हो सकता है आपको GS की, रीजनिंग की, मैथ की, हिंदी की बहुत ज़्यादा नॉलेज हो, लेकिन हो सकता है फिर भी आपके एक्चुअल एग्जाम में या मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हो। क्योंकि दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हैं। आपको क्या करना है, सही तरीका क्या है मॉक टेस्ट लगाने का, कि आपको मॉक टेस्ट लगाने से पहले कम से कम 15 से 20 मिनट पहले फ्री होकर बैठ जाना। अपनी टेबल कुर्सी पे बैठ जाइए, इधर उधर की चीज़ें नहीं, कोई भी मोबाइल नहीं छूना। मतलब जैसे एग्जाम में बैठते हैं, एक्चुअल एग्जाम की तरह आपको बिहेव करना है। 15 से 20 मिनट पहले बैठ जाइए, बिल्कुल शांत होकर अपने एग्जाम के बारे में सोचिए, कि एनालाइज करिए कि अगर हार्ड आया तो मुझे कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि छूटे ना। मुझे पहले हार्ड वाले क्वेश्चन छोड़ देने हैं। जैसे देखिए हार्ड क्वेश्चन है उसे बाद में अटेम्प्ट करना, पहले जो आप पे आए ईजी वाला क्वेश्चन वो आपको नहीं छोड़ने हैं। अगर इजी आया तो सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है। पिछले वाले मॉक टेस्ट में क्या गलती करी थी वो इसमें नहीं करनी है। पिछले वाले में मेरा पेपर क्यों छूटा था वो चीज़ सोचनी है, इसलिए इस बार वो चीज़ मुझे नहीं करनी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी आपने पुरानी गलती करी है उन्हें याद करिए उन 20 मिनट में, और सोचिए कि मुझे ऐसे ऐसे गलती नहीं करनी है। और साथ ही पेपर टैकल कैसे करना है ये आपको एक्चुअल एग्जाम की तरह सोचना है। बिल्कुल एग्जाम में देखेंगे आपको इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। आप जो 15 से 20 मिनट पहले फ्री बैठेंगे उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको एग्जाम में होने वाला है। और दोस्तों एक चीज़ और है कि जो भी अभी तक आपने करा उसका रिवीजन अच्छे से करना है। ये नहीं सोचना कि मैं एक्स्ट्रा कर लूँ कुछ, ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ। जैसे अगर आपने अभी तक मैथ में प्रोबेबिलिटी या सेट थ्योरी के चैप्टर नहीं करे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उन्हें करें। अगर आपकी बहुत अच्छे से रिवीजन हो चुका है तो आप इनमें से एक आध कोई चैप्टर कर सकते हैं, लेकिन मैं तो प्रेफर करूँगा अभी कि आप ना ही करें। 1-2 क्वेश्चन आएंगे, आप इन्हें अभी सोचें कि पहले मैं रिवीजन पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि अगर आपको पिछला याद नहीं है और आप नया याद करने चलें तो पिछले वाले को भी भूल जाएंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने रिवीजन पर दीजिए। और चौथी चीज़ क्या, जब भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हों तो जितनी भी चिंताएं हैं आपकी, जो भी कि मुझे इस बार नौकरी लेनी है, इस बार नौकरी नहीं लगी तो क्या होगा, माँ बाप को क्या शक्ल दिखाऊंगा, ये सब जितनी भी आपकी एग्जाम के जो प्रेशर होते हैं कि मुझे इतने 330 स्कोर करना, 340 स्कोर करना, मुझे इतना स्कोर करना ही है, तो ये सब चीज़ें जो हैं आप एग्ज़ाम सेंटर में, एग्ज़ाम हॉल में घुसने से पहले आप जितनी चिंताएँ हैं कर लेना। लेकिन जब आप एग्ज़ाम हॉल में घुस जाओ तो बस आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट दूंगा। मुझे नहीं पता वो 350 होगा, 300 होगा, 320 होगा, 370 होगा, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा। क्योंकि दोस्तों हो सकता है पेपर हार्ड आ जाए। अगर हार्ड आ गया, अगर आपने सोचा कि मुझे तो
350 स्कोर करना है, तो हार्ड एग्जाम में कभी भी 350 स्कोर नहीं होता है। तो इसलिए आप अननेसेसरी प्रेशर में आ जाएंगे। बस आप ये सोचना कि मुझे अपना बेस्ट देना है, बस मुझे नहीं पता वो कितना होगा, लेकिन जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है उसका बेस्ट देना है। तो दोस्तों यही मेरी सलाह है आपको। बाकी कोई भी अगर आपकी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे आप पूछ सकते हैं मेरे से, कोई भी आपके अंदर डाउट हो तो मैं उसका ज़रूर आंसर आपको करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।